वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 नीड ऑफ अ पार्लियामेंट। इसमें हम जानने वाले हैं पार्लियामेंट की फॉर्मेशन के बारे में, उसके हाउसेस के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल बटन को प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो जिस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था हमारे देश पे, तो लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था कि गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में वो कुछ कह सकें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकें। उसके बाद इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, और जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने आश्वस्त किया लोगों को कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और फिर सभी एडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट दे दिया गया। तो इस तरह से जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। और जो पार्लियामेंट होती है उसको बना करके लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके वहाँ भेजते हैं जो उनकी और कंट्री की वेलबींग की बात करते हैं। इस तरह से लोग इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। तो पार्लियामेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। So let's continue about parliament. इंडियन पार्लियामेंट को संसद भी बोलते हैं, और ये जो है इसमें होता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट मेकिंग में। इसमें होते हैं प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज होते हैं। प्रेसिडेंट के साथ साथ 2 हाउसेज होते हैं जो मिलकर के तीनों यूनियन लेजिस्लेचर कहलाते हैं। दोनों हाउसेज कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के में प्रोविज़न दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट में जो पावर होती हैं उनके पास, उसमें वो गवर्नमेंट जो है वो काम करती है लोगों की साइड से। तो प्रेसिडेंट हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के यानी कि कंट्री के, और प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड होते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ इसके 2 हाउसेज होते हैं। पहला है राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। इसमें पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स होती हैं। ये परमानेंट हाउस होता है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो कार्यकाल होता है, वो हर 2 साल बाद इसमें से 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो हर एक मेंबर का टर्म होता है 6 ईयर्स का। राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है ना वो है 245। 245 में से 233 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को, जबकि 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करके भेजते हैं जो विशिष्ट प्रतिभाव वाले होते हैं और अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट या जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा के, जो मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी एमपीज। दूसरा हाउस है हमारा लोकसभा। लोकसभा लोअर हाउस भी कहलाता है, जो जिसके मेंबर्स डायरेक्टली चूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वोटिंग के द्वारा। इलेक्शन के पर्पज से कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट से इलेक्ट होते हैं, 13 यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। एंड प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेज सकते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये कम्युनिटी सफिशिएंटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है। एंग्लो इंडियन मतलब वो जिनके पेरेंट्स में से कोई एक विदेशी हो और एक इंडियन हो। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी लॉस कर देती है। दूसरी तरफ इमरजेंसी के टाइम में इसका जो कार्यकाल है लोकसभा का, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। रिजल्ट आ जाते हैं इलेक्शन के। एक बार जब इलेक्शन हो गए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो पार्लियामेंट को अब कुछ काम भी करने होते हैं कंट्री के लिए। वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो पार्लियामेंट को अब करने होते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पार्लियामेंट के फंक्शंस में पहला है नेशनल गवर्नमेंट का सिलेक्शन। एक बार इलेक्शन रिजल्ट आउट हो गए तो जो पार्टी मेजॉरिटी विन करती है वो इनवाइट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा
गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पार्टी के पास एटलीस्ट हाफ जो है मेंबर्स होने चाहिए, मतलब कि 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा। अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो 2 या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सिमिलर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और एक साथ आकर के गठबंधन सरकार यानी कि कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग पार्टी से अलग होती हैं पार्लियामेंट में वो कहलाती हैं अपोजिशन पार्टीज। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो लोकसभा का है वो है एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन करना। रूलिंग पार्टी प्राइम मिनिस्टर को चुनती है, जो रियल हेड होता है कंट्री का। वो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क्स को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पर। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को जो इंचार्ज होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के और जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। 3 तरह के 3 कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ये सब मिल करके प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होती है जो डिसीजन लिए जाते हैं और इसको कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के वो स्पीकर को भी चुनते हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और ये जो है कंडक्ट करवाते हैं पार्लियामेंट को। और जो हाउसेस होते हैं अपर हाउस लोअर हाउस इसमें जो एक मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को, चीज़ों को वो प्रॉपर करते हैं। उनकी एब्सेंस में जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो इन हाउसेस की प्रिसाइडिंग करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मेन एस्पेक्ट जो होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो होता है एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। गवर्नमेंट जो होता है वो अपनी पॉलिसीज़ पर गवर्नमेंट के पास अपना अकाउंट होता है, उसका जो खर्चे किए जाते हैं उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। अपोजिशन एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सिस्टम में, जो भी वर्क गवर्नमेंट कर रही होती है उसके ऊपर वो हाईलाइट करता है उन पॉलिसीज़ को, उन प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट के। क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर ये 2 टाइमिंग होती हैं जब पार्लियामेंट डे होते हैं उसमें। जब कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है गवर्नमेंट से, बताई जाती है, तो क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर होता है हर एक सिटिंग में जब मिनिस्टर आंसर देते हैं क्वेश्चन के जो उनके अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। 0 आवर स्टार्ट होता है उसके तुरंत बाद क्वेश्चन आवर के। इस आवर में डिस्कशन किया जाता है उन मैटर्स पर जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं। इस तरह से जो एमपीज़ होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव की तरह होते हैं लोगों की तरफ से और ये कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग पॉलिसीज़ बना करके लोगों को अपडेट करते हैं अपने एक्शंस में। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के होते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर में। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। पार्लियामेंट मैनेज करती है हर एक कंट्री के फाइनेंस को। हर साल एवरी ईयर एक फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं बजट, आप जानते हैं पार्लियामेंट में। उसमें एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं और कौन कौन से प्रोबेबल रिटर्न्स होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने आने वाले जो टैक्स लॉज होते हैं उनके प्रपोजल रखती है जो इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं अर्निंग के गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है लॉ मेकिंग। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सेंटर जो है वो बना सकता है 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ। इसमें दिया गया है जैसे रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, टेलीफोन, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। उसी तरह से जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते किसी दूसरे बिल में, तो अथॉरिटी होती है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें कोई सुधार ला सकती है। लेकिन जो स्टेट के मैटर को अफेक्ट करते हैं उसको केवल स्टेट ही देखती है। नेशनल इमरजेंसी का टाइम हो या ब्रेकडाउन का कोई टाइम हो जहाँ पर स्टेट मशीनरी के ब्रेकडाउन का या फिर कोई मैटर जो नेशनल इम्पोर्टेंस का होता है, तो पार्लियामेंट लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर। पार्लियामेंट जो है वो लॉज को फॉर्मुलेट करती है 47 सब्जेक्ट्स पर जो कंकरेंट लिस्ट में दिए होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मैरिज, मेडिकल इश्यूज़ वगैरह। हम और ज़्यादा जानेंगे इसके फंक्शंस के बारे में अगले चैप्टर में। तो लोग जो होते हैं पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलग अलग बैकग्राउंड से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस में।
तो रीजनल पार्टीज जो है वो आ रही हैं और एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और इन्फ्लुएंस करती हैं ये पॉलिसीज़ को जो सेंटर बनाता है। लोग जो है वो अनरिप्रेजेंटेड थे अब तक, अब उन्हें इलेक्टेड किया जा रहा है पार्लियामेंट में। वो सेक्शन जो वंचित सेक्शन कहलाता है, जिन्हें अब तक नहीं मिली थी ये सारी फैसिलिटी सोसाइटी में, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हुई, ये भी सामने आ रही हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो हिस्टोरिकली जो मार्जिनाइज्ड सोसाइटीज़ हैं वो भी रिप्रेजेंट हो रही हैं। कुछ सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व की जाती है पार्लियामेंट में, एमपीज़ इलेक्ट किए जाते हैं इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। वो बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ होती है उनके पास अपने एरिया की प्रॉब्लम्स की ग्रास रूट लेवल पर, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फ्रेम करने में और जो बेनिफिट पहुंचाता है इन एरियाज़ को। उसी तरह से कुछ डिबेट्स होती हैं जो विमेन रिजर्वेशन के ऊपर हो गई, जैसे 60 साल पहले 60 ईयर्स पहले काफ़ी केवल 4% विमेन एमपीज़ थी, अब वो बढ़ कर के 9% हो गया है नंबर। तो इस तरह से ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है और ये उस फैक्ट को कंसिडर करता है कि विमेन जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो 50% पॉपुलेशन को करती हैं। तो इस तरह से पार्लियामेंट के फंक्शन आपने जाने। इस वीडियो में आपने पार्लियामेंट के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।